नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और कमोडिटी राउंड अप में स्ट्रैटेजीज पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन फोकस करेंगे व्हीट पर, जहां पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फूड सेक्रेटरी की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। प्रोक्योरमेंट कुछ स्टेट्स में जल्द शुरू होता हुआ दिखाई देगा। इस खबर पर करेंगे चर्चा, साथ ही बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। सोने में एक लगातार दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, ये दायरा कब तक बरकरार रहेगा, क्या इस दायरे से बाहर निकलने की तैयारी सोना कर रहा है, इस पर भी करेंगे बातचीत। और बात करेंगे स्पाइसेस की, जहां पर जीरे का रंग लाल हो चुका है, क्योंकि लगातार यहां पर गिरावट हावी होती हुई दिखाई दी है। इन सभी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्रेन फ्लोर इंडिया के डायरेक्टर संदीप बंसल हैं, साथ ही कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जो फूड सेक्रेटरी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है व्हीट के पर्सपेक्टिव से। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा है कि 1 से 15 मार्च के बीच में जो खरीदारी है गेहूं की वो शुरू होगी। कुछ राज्यों में खरीदारी पहले शुरू होने की उम्मीद है और सरकार इसके लिए काफी अवेयरनेस की भी तैयारियां कर रही है। फॉर इंस्टेंस अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 मार्च से जो खरीदारी है सरकारी वो शुरू हो सकती है, और राज्यों में जो जागरूकता है उसको फैलाने के लिए सरकार कैंप भी लगा सकती है। और कैंप में किसानों को एमएसपी की जानकारी दी जाएगी, साथ ही 48 घंटों के अंदर किसानों को पेमेंट की जाएगी। कुछ मंडियों में ऑलरेडी फसल आना शुरू हो चुकी है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स हमने संजीव चोपड़ा की तरफ से आते हुए देखे हैं, लेकिन इसके मायने क्या है इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ संजीव बंसल बने हुए हैं। नमस्कार संदीप जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपके व्यूज लेना चाहेंगे, जिस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं, अर्ली प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है 1 से 15 मार्च के बीच में, साथ ही फसल ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी है, ये स्टेटमेंट्स भी संजीव जी की तरफ से आए हैं। क्या एग्जैक्टली अभी सिचुएशन है और कैसे देखते हैं इस कदम को? नमस्कार मैम, फसल की अगर हम बात करें, नए अराइवल्स हमें गुजरात में एंड एमपी में दिखाई दे रहे हैं। एमपी में इन पर्टिकुलर मालवा बेल्ट में नया अराइवल्स लास्ट 8-10 दिन से आ रहा है। एंड मोर इम्पोर्टेंट इज मैम कि जो यूपी को लेके फूड सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया है कि 1 मार्च से वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वी हैव अ डाउट, क्योंकि यूपी का क्रॉप जो मैम ललितपुर बेल्ट में जो एमपी से एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पे तो हमें 15 से 20 मार्च को दिख सकता है। उससे पहले यूपी में क्रॉप थोड़ा सा डाउटफुल है मैम। ओके, अच्छा संजीव जी ये बताइए, एक चीज और बताइए, जैसे उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये भी आया है कि ओएमएसएस को यहाँ से कंटिन्यू करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है, क्योंकि जो ई ऑक्शन का प्राइस सरकार ने फिक्स किया हुआ है वो 2125 से 2150 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं जो नई एमएसपी है सरकार उस पर खरीदारी की बात कर रही है। तो मान के चलें कि जो प्रोक्योरमेंट अगर होता भी है, किस तरीके की अवेलेबिलिटी है, फसलें हैं, उस पर भी कमेंट लेंगे, लेकिन पहले मान के चलें कि जो नया एमएसपी की बातचीत हो रही है 2275, उस पर अच्छा प्रोक्योरमेंट हो सकता है, क्या अंदाजा लगाकर चले यहाँ से? मैम, ये जो कल स्टेटमेंट आया है फूड सेक्रेटरी सर का कि यूपी में यूपी इनफैक्ट ऑल नॉर्थ इंडिया में ये लोग ओपन सेल बंद कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली वेलकम स्टेप है मैम। उसका रीजन ये है कि जब 2275 रुपए में खरीदी है तो 2125 रुपए में मैम उसको इतना सब्सिडाइज करके सेल करने का जरूरत नहीं है मार्केट को। मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा मैम कि सेक्रेटरी सर के स्टेटमेंट के हिसाब से सिर्फ प्रोक्योरमेंट एरियाज में वो लोग बंद करेंगे। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि 2125 में इंडिया में कहीं पे भी देने की जरूरत नहीं है 1 मार्च ऑनवर्ड्स मैम। एंड रही बात मैम के एक्सपेक्टेशन कैसा खरीद में, तो नो डाउट हरियाणा एंड पंजाब से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एमपी में एंड राजस्थान में मैम एक कंफ्यूजन है। राजस्थान में 2400 रुपए का बोनस, 125 रुपए का बोनस डिक्लेयर कर दिया गया है। एमपी में अभी भी फार्मर्स वेट कर रहे हैं बोनस डिक्लेरेशन का। तो आई थिंक के एमपी में प्रोक्योरमेंट थोड़ा सा डिले हो सकता है ये 2275 और 2400 के कंफ्यूजन की वजह से। ऑल्दो बीजेपी ने जब स्टेट इलेक्शंस में प्रॉमिस किया था 2700 का, लेकिन 2700 हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे वो कमिंग 5 इयर्स में धीरे धीरे लोग पार्शियली ऑफर करेंगे। एंड यूपी का सीन मैम कुछ ऐसा है कि अगर एमपी और राजस्थान में 2400 का प्राइस आता है और यूपी 2275 गेहूं खरीदता है, तो वी हैव अ डाउट कि यूपी में बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट में रिस्पॉन्स मिलेगा। यूपी में शायद प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा अगर नेबरिंग स्टेट्स में मैम डिफरेंस 125 रुपए क्विंटल का रहता है तो। अच्छा, अगर हम ओवरऑल फसल की बात करें तो मेजर स्टेट्स तो ये हैं जैसे आपने जिक्र किया, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में भी का भी पार्टिसिपेशन रहता है, गुजरात का भी थोड़ा पार्टिसिपेशन रहता है। किस तरीके के कहाँ कहाँ फसल आना शुरू हो चुकी हैं
बाजार में माल आना शुरू हो चुका है और किस तरीके की स्थिति ओवरऑल दिख रही है फिलहाल प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से? मैम प्रोडक्शन अभी तक का वेदर बहुत फेवरेबल रहा है गेहूं के लिए। टेम्परेचर की बात करें तो भी अभी लास्ट वीक हम लोगों को कुछ कुछ एरियाज में लाइट शार्ट्स भी मिले हैं, वो गेहूं की फसल के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एटलीस्ट हमें 2 से 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है मैम क्रॉप नंबर्स में। सो लेट्स से कि अगर लास्ट ईयर ट्रेड का जो एस्टिमेट था वो 103 to 105 मिलियन टन का एक्सपेक्टेड था कि क्रॉप रहा है, तो अब की बार हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 107 से 108 के बीच में रह सकता है वो। अच्छा, क्विकली एक चीज और, जो एमएसएस की भी शुरुआत सरकार ने की थी उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि जो प्राइसेस थे वो अंडर चेक रहे। फिलहाल अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन को लेकर कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या मान के चलें कि अगर ओएमएसएस बंद भी होता है तो प्राइसेस पर कुछ इम्पैक्ट रहेगा, या फिर प्राइसेस कैसे रह सकते हैं यहाँ से आगे जाते हुए? क्या फिलहाल के सिचुएशन को देखते हुए क्या एनालिसिस है? मैम ओपन सोइल को लेके मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा आपके माध्यम से। गवर्नमेंट 80% लोगों को पीडीएस में कवर करके चलती है मैम। एंड दूसरा, अब गवर्नमेंट ने एक नया मॉडल भारत आटे का निकाला है जो डायरेक्ट कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है। इट इज अ वेलकम स्टेप। और अभी कल सेक्रेटरी सर ने भी बोला कि 15 लाख टन का एक फ्रेश अलॉटमेंट भी शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आटे में भी एंड चावल में भी। लेकिन मैम ओपन सेल के मॉडल पे मुझे पर्सनली स्पीकिंग के एक डाउट है कि ओपन सेल से अवेलेबिलिटी तो अच्छी हो जाती है नो डाउट, लेकिन उसका प्राइसिंग में कितना हेल्प मिलता है मैम, ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट को इसको रिकंसाइल करना चाहिए कि क्या रेट में उन्होंने ओपन सेल दिया, क्या रेट में प्रोडक्ट का रियलाइजेशन मिलर को आया, और कस्टमर को उसका एक्चुअल बेनिफिट कितना मिला। इस पे एक रिसर्च का ये मैटर है मैम। और अभी की अवेलेबिलिटी की बात करें तो मैम थोड़ा सा जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि एमपी और गुजरात में अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी। तो मार्च में हो सकता है 2-4% का हम लोग को मूवमेंट दिखाई दे। बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मैम। वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर अगर कहीं पे जाएंगे भी तो एमपी क्रॉप उसको कंपनसेट कर देगी मैम। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया संदीप जी आपका अपने व्यूज़ देने के लिए, डेवलपमेंट पर हर पर्सपेक्टिव से बताने के लिए कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये फूड सेक्रेटरी की तरफ से आते हुए दिखाई दिया है। अब देखना होगा कि किस तरीके के अराइवल्स आगे रहते हैं, किस तरीके के एमएसपी अलग अलग स्टेट्स में रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। लेकिन रवि द्वारा भी हमारे साथ बने हुए हैं, बात करते हैं अब स्ट्रैटेजीज़ की। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो एग्री कमोडिटी से शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो व्हीट प्राइसेस पर ही आपके कमेंट आपने सुना, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यहाँ से प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, 2-3% के दायरे में रह सकते हैं। आपका क्या व्यू है व्हीट प्राइसिंग को लेकर फिलहाल? जब से काफी इंटरवेंशन जो देखने को मिला पॉलिसी का, तो इस हिसाब से प्राइसेस में काफी अच्छा कंट्रोल आता हुआ दिखा। एक्सपोर्ट को लेके जो गवर्नमेंट ने रीजन लिया, मेरे हिसाब से यही एक रीजन है कि जिस हिसाब से प्राइसेस में काफी अच्छी गिरावट हमने हाई लेवल से आते हुए दिखी है। ग्लोबली सप्लाई का कंसर्न है, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी काफी मुझे लग रहा है कि मैच्योर है, काफी अच्छी एंड पर्टिकुलर अभी सीजन की शुरुआत भी अराइवल्स पे आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा सप्लाई के इश्यू नहीं है, तो प्राइसेस में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। ब्रॉडरली मेरा मानना है कि प्राइसेस के जो रेंज रह सकते हैं वो डाउन साइड 2400 2350 की एक काफी अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, वहां तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस कुछ भी नेगेटिव रीजन से वहां आ सकते हैं। ओवरऑल जो हायर साइड भी 2680 पे कैप रहेगा, तो ब्रॉडर मुझे लग रहा है कि आप 1 से 1.5 महीने की बात करें तो प्राइसेस का रेंज है वो 2400 से 2600 ये रेंज में रह सकता है, जो फार्मर के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज जो आप मींस के मिलर के पर्सपेक्टिव से या कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से एक बेटर चीज माननी चाहिए। हमारे हिसाब से ये इलेक्शन का ईयर है, तो पॉलिसी का इंटरवेंशन आता रहेगा और कोई भी हायर साइड पे गवर्नमेंट की पॉलिसी का जो इंटरवेंशन या रेजिस्टेंस है वो प्राइसेस में फेस होता रहेगा। ओके, वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो जीरे पर अभी आपकी क्या राय है? लगातार यहाँ पर प्रेशर कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है, 26,000 के आसपास भाव हैं फिलहाल स्पॉट में। क्या राय है इन स्तरों से जीरे की? मेरे हिसाब से वहां पे 27,000 के ऊपर जब भी प्राइस आते हैं एक रेस्टिव आ जाता है, पर्टिकुलर अराइवल्स का भी टाइम है, तो इस हिसाब से प्राइसेस को हायर लेवल पे सस्टेन होना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे रमजान की डिमांड स्टार्ट होगी, आपको मिड मार्च के बाद एक प्राइसेस में रिकवरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए।
ऑलरेडी प्राइस हायर लेवल से काफी अच्छा करेक्ट हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस का जो बॉटम है वो 24,800 से 25,000 के करीब है और अपर साइड 28,000 उसका कैप बना रहेगा। पर जैसे ही आप मार्च एंड तक जाएंगे प्राइसेस में एक रिकवरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इमीडिएट टर्म्स में कोई बड़ा ट्रेड लेने की एडवाइस नहीं है। हालांकि आज प्राइसेस के रेजिस्टेंस में अगर आपको 25,880 25,800 के करीब प्राइस मिलते हैं तो एक बार शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट को ले सकते हैं बाइंग साइड। स्टॉप लॉस आप 25,600 का लगाए क्लोजिंग बेसिस पे और अपर साइड 26,800 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। धीरे धीरे लोअर रेंज पे डिमांड का सपोर्ट प्राइसेस में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस जैसे नीचे आते हैं आपको आगे जाके डिमांड का जो सपोर्ट है वो प्राइसेस को ज्यादा गिरने दे ऐसा नहीं लग रहा है। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम बुलियंस की बात करें तो गोल्ड पर भी एक चर्चा कर लेते हैं, जहां पर प्राइसेस एक दायरे में ही ट्रेड कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में भी कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला है। डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट जो नहीं हो रहा है वो ही प्राइसेस को इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लैंड कर रहा है। रिपोर्ट्स तो रवि ये भी है कि इन लेवल्स पर सेंट्रल बैंक्स की तरफ से स्पेशली फिजिकल बाइंग ठीक ठाक हुई है। क्या राय है आपकी गोल्ड पर इन लेवल से? यही दायरा फिलहाल आप मेंटेन होता हुआ देख रहे हैं? कोई ट्रेड लेंगे या अवॉइड करेंगे? जल्द से यही दायरा रहेगा। डाउन साइड 61,880 एंड अपर साइड 60,200 यही रेंज में प्राइसेस रहेंगे। फंडामेंटल मिक्स है, हालांकि पॉजिटिव रीजन एक ही है जो सेंट्रल बैंक का बाइंग है। अदरवाइज आप इंस्टीट्यूशन मींस के जो बड़े ट्रेडर्स है उसके साइड से आप अगर देखें या फिजिकल डिमांड का भी देखें तो लूनार के बाद अगस्त तक उसमें फेस्टिविटी ऑफ रहती है, तो इस हिसाब से इतना ज्यादा ट्रैक्शन है वो गोल्ड के प्राइसेस में नहीं रहता। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये रेंज में अगर आपको इंट्राडे में नीचे मिलता है 4 से 61,900 तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाइंग का कॉल लेना चाहिए। डॉलर अगर प्रिवेंट रहा तो प्राइसेस में एक छोटा अपसाइड 62,300 तक आ सकता है, तो बाइंग टिप्स रहना है। स्टॉप लॉस लगा 61,720 एंड 61,900 पे आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। तो 61,900 पर बाइंग पोजीशन करें, रेंज में ही रहेगा, लेकिन उस रेंज को प्ले करने के लिए स्ट्रैटेजी आपको गोल्ड पर बताई गई है। 62,009 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुक्रिया रवि शो में आने के लिए, अपने व्यू स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखिए अमूल के एमडी जयंत मेहता से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत। एक ब्रेक के बाद। नमस्कार। मिस्टर मेहता, 50 साल अमूल के, कंग्रेचुलेशंस। और जैसे आप हमें पहले भी बता रहे थे कि 33 इयर्स तो आपको भी हो गए अमूल के साथ। कैसा लगता है ये 50 साल? कैसे देखते हैं आप इस 50 सालों में माइलस्टोन्स जो अमूल ने क्रिएट किए हैं? नहीं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि 36 लाख किसानों की इस संस्था ने 50 साल पूरे किए। अमूल जो 20 साल जब 50 साल पहले हमारी शुरुआत हुई 20 करोड़ के टर्नओवर पे था, आज 80,000 करोड़ के ब्रांड टर्नओवर तक पहुंचा है। 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन से लेके आज हम लोग पहुंच गए हैं 300 से ज़्यादा लाख लीटर पर डे। सो बड़ी खुशी की बात है कि एक सहकारिता ने, इस मॉडल ने इतना एक काम करने का मौका मिला, एक मौका दिया, और देश के कंज्यूमर्स को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो कोऑपरेटिव मॉडल की स्ट्रेंथ की बात है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन अमूल ने किया है। विमेन एम्पावरमेंट की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की, वो भी अमूल ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। छोटे किसान एक दूध जैसा पेरिशेबल प्रोडक्ट जो 3 घंटे में बिगड़ जाता है, उससे लेके इतनी बड़ी ब्रांड बना सके, तो ये मार्केटिंग की शक्ति है, वो भी कैसे लिवरेज कर पाए, कंसिस्टेंसी कैसे होती है, क्वालिटी पे कैसे होता है, और ट्रस्ट और विश्वास की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमूल के बारे में की, आई थिंक ये समराइज करता है कि एक सहकारी मॉडल और एक सहकारी संस्था जो सिर्फ दो मंडलियां 1946 में सबसे सरदार पटेल ने प्रेरणा दी थी, 250 लीटर दूध से शुरू की और आज इस मुकाम तक पहुंची। एब्सोल्युटली। और अब अमूल सिर्फ एक डेयरी कंपनी नहीं है, पिछले 4-5 सालों में हमने बहुत ज्यादा इसमें एवोल्यूशन आते हुए देखा है। क्या कुछ है एज ऑफ नाउ आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में और क्या कुछ आप ऐड करने को देख रहे हैं? दूध तो देश का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि दूध की आउटपुट वैल्यू गेहूं, चावल, तेल भी सबसे ज्यादा है। तो ये तो हमें विश्वास है कि ये एक मार्केट है और एक प्रोडक्ट है जिसमें अमूल ने आज अपना नाम बनाया है। ये तो बढ़ने ही वाला है। साथ साथ में अमूल एक कड़ी है किसान और कस्टमर के बीच की, तो ये कड़ी कैसे अच्छी तरह से काम कर पाए, तो किसानों को भरोसा दिलाना है कि उनके पास मार्केट है, मार्केट को बताना है कि उनके पास बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और उसके उत्पादक हैं। तो ऑर्गेनिक ऐसा स्पेस है जिसमें हम इसकी वजह से आ रहे हैं। ऐसे कई और प्रोडक्ट है जो किसान का उत्पादन होता है, मानो पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट हुए जो फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, हनी की बात की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो हम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे फार्मर लेड इनिशिएटिव्स हैं जो हम कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं, और इसी वजह से ब्रांड का भी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डेयरी टू फूड भी वेरी लॉजिकली हो रहा है।
72,000 करोड़ का टर्नओवर हमने लास्ट सीजन में यहाँ पर आता हुआ देखा। क्या देखते हैं आप इस सीजन में, क्या है आगे जाकर अब यहाँ पर आपके टारगेट्स? जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है तो काफ़ी बड़ी है। इस साल भी हमारा डबल डिजिट ग्रोथ तो रहा है, तो ये मार्च के अंत में ये फिगर 80,000 करोड़ भी हो जाएगा। अगले 2 साल में 1 लाख करोड़ का भी हमारा टारगेट है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। पर साथ में एक शॉर्ट टर्म की हम नहीं बात कर रहे हैं। आज हमको विजन मिला है डेयरी टू द वर्ल्ड बनने का, इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट डेयरी बनने का। तो ये एक विजन है जिसको हमको काफ़ी सारी चीज़ से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देश में काम कर रहे हैं, विदेश में भी करना पड़ेगा और इस ब्रांड को बड़ा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर ऐड करने की एज ऑफ नाउ देख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं बेकरी है, स्वीट्स है, पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज आपने कहा, रेडी टू ईट फूड है, ऑर्गेनिक्स भी है। अब क्या है नेक्स्ट? नहीं, तो अभी यही सब चीज़ जो हमने शुरू की है उस पर काम करना है। ये सब कैटेगरीज को बड़ी करना है, उनकी प्रोसेसिंग की क्षमता से लेकर मार्केटिंग का नेटवर्क को एक्सपांड करना है और साथ साथ में ऐसी नई चीज़ लानी है जो कई बार कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार कस्टमर को डिलाइट करना होता है। तो कंटिन्यूसली नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मार्केट एक्सपांशन का काम चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन का भी काम चल रहा है, ब्रांड बिल्डिंग का भी काम चल रहा है। तो इस ऑल मार्केटिंग के जो सभी पहलू हैं उस पर कंपनी को ध्यान देते हैं, पर साथ में ये नहीं भूलते हैं कि हमको बेस्ट क्वालिटी का जो दूध लाना है उसको अच्छी तरह से प्रोसेस करके मार्केट तक पहुँचा। कैसे देखते हैं आप अमूल एज अ ब्रांड एज कम्पेयर टू वेरियस अदर FMCG कंपनीज, और किस तरह की ग्रोथ आप आने वाले समय में देखते हैं एज अगेन रेलेवेंट टू कंपैरिजन? नहीं, इसी कंपेटिटिव स्पेस में तो जो मार्केट के प्रेशर्स होते हैं सब पे लगते हैं। पर आप देखो पिछले क्वार्टर में मोस्ट ऑफ द FMCG कंपनीज का नेगेटिव या स्टेबल रहा था, कोई ग्रोथ ज़्यादा दिखाई नहीं थी। हमारे तो फॉर्चुनेटली डबल डिजिट ग्रोथ था। जो प्रोडक्ट कैटेगरीज में हम ऑपरेट करते हैं उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा है, आगे जाके भी और अच्छा आएगा, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, दूध आते रहता है और उसको प्रोसेस करके मार्केट करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा जो फैट वीगन का चला है वो उसका कोई इम्पैक्ट है आपके ऊपर, या आप उस बाजार को कैसे देख रहे हैं? दूध एक सुपर फूड है और दूध को दूध की तरह ही नहीं, पर दूध की जो सम ऑफ पार्ट्स है, जो फैट है, जो अच्छी क्वालिटी के लिपिड्स हैं, आपके सॉलिड्स नॉट फैट जिसे कहते हैं, पर उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट में ये सब चीज़ मिलेगी नहीं एक साथ और इस दाम में। तो यही गुड दूध की सुपर फूड होने का जो दावा है, जो हम कर रहे हैं, लोग जानते हैं और सदियों से हम तो भारतीय लोग सब पी रहे हैं। तो इसी चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ पार्ट्स की भी बात कर रहे हैं, कॉम्पोजिट कॉम्प्रिहेंसिव कंजम्पशन की भी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो ये सब पहलुओं को जोड़ के बहुत अच्छा कंज्यूमर्स में तो ट्रैक्शन है ही है और हमें ऐसा कोई खतरा नहीं कि लोग दूध नहीं पिएंगे। दूध अच्छा पिए, ज़्यादा पिए और जो ज़रूर है दूध में वो सब लें, लाइक प्रोटीन, कैल्शियम, तो वो हमें उस पर काम करना है। इंडियन डिमांड ग्रोथ कैसी देखते हैं आप दूध के हिसाब से, पर कैपिटा ग्रोथ के हिसाब से भी? ये तो ग्रोथ तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि विश्व का 2% ग्रोथ है, इंडिया का 6% ग्रोथ है, तो आप ये यकीन कीजिए कि विश्व में 2 इसीलिए है क्योंकि भारत में 6% है। आप समझे, क्योंकि हमारा 1/4 हिस्सा वर्ल्ड का मिल्क प्रोडक्शन का भारत से है, तो वी आर ड्राइविंग द ग्लोबल ग्रोथ एंड ऑब्वियसली कंजम्पशन का अपॉर्चुनिटी तो वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं तो बढ़ ही रहा है। इंडिया में भी 150 करोड़ की आबादी है, वो तो कम होने वाली नहीं। तो अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी है, विश्व में भी है, तो मार्केट की कोई कमी नहीं है। वो मार्केट तक हम कैसे पहुंचे और किसानों को अच्छा दाम देते रहे, उसी पे काम चले। एक फाइनल सवाल और ये प्राइसिंग को लेकर है, एंड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर के प्राइसेस बाजार ने डाइजेस्ट कर लिए हैं, अब इस साल क्या एक्सपेक्ट किया जाए? तो आप अच्छा मुझे याद दिला रहे हैं कि पिछले 1 साल से हमने कोई भाव में बढ़ोतरी नहीं की है, पर अभी भी उसी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि अभी किसान पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइसिंग प्रेशर जो पिछले सालों में था वो इस साल नहीं रहा है और हमें लगता है कि ये सीजन तो स्टेडी रहेगा। दूध भी अच्छी मात्रा में आ रहा है, दूध का ग्रोथ भी डबल डिजिट है और ऑब्वियसली मार्केट डिमांड भी डबल डिजिट है, तो इट्स अ गुड बैलेंस। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहता, कंग्रेचुलेशंस अगेन 50 साल पूरे करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और हमारे सेलिब्रेशंस में पार्ट लिया, उसके लिए हमें बड़ी खुशी है। आपके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।